Once again, a very warm welcome to each one of you to Commerce Education Hub. आज हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बिजनेस लॉ सब्जेक्ट में व्यावसायिक संनियम के विषय में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे. दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज. ठीक है, बेलमेंट इज अ डिफरेंट टॉपिक एंड प्लेज इज अ डिफरेंट वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी कवरिंग बेलमेंट, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स प्लेज. पहले हम बेलमेंट देखते हैं. Okay, so let's start. Bailment. According to section 148 of IC Act. ठीक है, बेलमेंट कौन से सेक्शन में आएगा? सेक्शन 148 धारा 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. Remember students, I have written it in short form, but you have always need to mention it in full form. Okay? Indian Contract Act 1872 के सेक्शन 148 में बेलमेंट को प्लेस दी गई है. एंड बेलमेंट मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे विल बी रिटर्न्ड व्हेन द पर्पस इज ओवर. ओके, फॉर एग्जाम्पल दो पर्सन है यहां पर, ए एंड बी. So, what will be the definition? Delivery of goods from one person to another means A to B to meet both, या कह सकते हैं आप म्यूचुअल पर्पस and returned back. डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ए ने बी को वो गुड्स डिलीवर किए हुए हैं. किस पर्पस के लिए? टू मीट बोथ, म्यूचुअल पर्पस. दोनों का पर्पस है इसमें, ए का भी है बी का भी है, यानी म्यूचुअल बेनिफिट भी दोनों का आएगा, ए का भी और बी का भी. मकसद और मुनाफा दोनों अलग शब्द हैं. पर्पस एंड बेनिफिट बोथ आर अ डिफरेंट वर्ड्स, और यहां पर दोनों को आपको इंक्लूड करना है. ए ने डिलीवरी की है गुड्स की बी को टू मीट अ पर्टिकुलर पर्पस, एक निर्धारित पर्पस को मीट आउट करने के लिए, एंड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एक अनुबंध स्थापित होता है दोनों के बीच में. क्या यह ऐसा अनुबंध है ए और बी के सामंजस्य में कि द गुड्स विल बी रिटर्न्ड बैक टाइमली. ये देखिए, एंड रिटर्न्ड बैक टाइमली. जब ए ने बी को गुड्स दिए हैं किसी पर्पस के लिए, तो बी की ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स टाइमली रिटर्न बैक करे, वापस करे ए को. ओके, अब हम देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका आता है, बेलमेंट में इट इज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. ठीक है, बेलमेंट इज मेंट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. म्यूचुअल बेनिफिट यानी कि अगर ए ने गुड्स दिए हैं बी को, तो जाहिर सी बात है बी का कोई ऐसा यूज होगा, पर्पस होगा उस गुड्स को लेने का. ठीक है, या फिर ए का कोई ऐसा पर्पस होगा कि मान लीजिए ए अगर कोई एक बिजनेस पर्सन है जिसके पास में स्टॉक मैनेजमेंट अभी प्रॉब्लम आ रही है, एडवांस में उसने सारे गुड्स प्रिपेयर करके रखे हुए हैं. ठीक है, मैन्युफैक्चर करके रखे हुए हैं, अब उसकी स्टॉकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो स्टॉक जिसमें उसके पास में भंडारण की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, तो वो कहां रखेगा? बी को दे देगा कि भाई तुम रख लो इतने दिनों के लिए. लेकिन ए की ड्यूटी बनती है कि वो उन गुड्स को अगर बी को देता है तो बी उसे टाइमली रिटर्न बैक करे ए को, जब ए की उसकी जरूरत वापस पड़े. तो इसमें म्यूचुअल बेनिफिट है, ए का भी पर्पस मीट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, और बी को भी. दूसरा कि यहां पर गुड्स आर मूवेबल. मूवेबल मींस जो गुड्स हमेशा मूव कर सकते हैं, एक स्थान से एक प्लेस से दूसरे स्थान यानी प्लेस तक जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स, स्टॉक्स, ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, सो ये है हमारी दो तीन चीजें जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं बेलमेंट में. अच्छा, अब यहां पर आता है राइट्स ऑफ बेलर. ठीक है, राइट्स ऑफ बेलर यानी कि जो अधिकार है. सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जो ए है ये कहलाता है बेलर एंड बी जो है वो कहलाता है बेली. Let me mention over here, A is known as baler
हु डज द डिलीवरी, यानी कि जो गुड्स को प्रोवाइड कर रहा है बी को, और बी जाना जाता है बेली के नाम से, जिसने उस माल को हासिल किया, यानी उन गुड्स को पाया जिसको डिलीवरी मिली है। ए जो गुड्स दे रहा है बेलर, बी जो उन गुड्स को पा रहा है बेली। क्लियर? अच्छा, अब राइट्स ऑफ बेलर देखते हैं हम यहां। राइट्स ऑफ बेलर में स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जब ए ने बी के किसी पर्पस को मीट आउट करने के लिए अगर उसे गुड्स दिए हुए हैं, ठीक है, बी को अगर जरूरत है ए के गुड्स की, एंड बी आस्क्स फॉर सच गुड्स टू ए, तो ए ने चलो वो गुड्स दे दिए, ठीक है। लेकिन यहां पर अधिकार किसके सबसे ज्यादा है? ए के। क्यों? क्योंकि मालिकाना हक उस माल का, उस भंडारण का किसके पास में है? ए के पास। जो मेन ओनरशिप है वो किसकी है? ए की। एक चीज आप पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे, बेलमेंट डज नॉट मीन ओनरशिप ऑफ गुड्स इन चेंजिंग, यानी कि ओनरशिप यहां पर चेंज नहीं होती है। जो गुड्स है वो किसी पर्पस के लिए बी को दिए गए हैं, पर्पस खत्म होने पर बी की ड्यूटी बनती है वो गुड्स रिटर्न करेगा। यहां पर ओनरशिप नहीं बदल जाएगी, मालिकाना हक ए से बी तक नहीं पहुंच जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहला हम देखते हैं यहां पर कि क्या क्या इसमें राइट्स आते हैं। ओके, सो यहां पर राइट्स देखिए, सबसे पहला आएगा आपका टर्मिनेशन, दूसरा आएगा आपका कॉम्पनसेशन, और तीसरा आएगा व्हेन गुड्स आर मिक्स्ड। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं टर्मिनेशन को। फॉर एग्जाम्पल, ए ने एक हॉर्स दिया हुआ है बी को, ए ने एक घोड़ा दिया हुआ है बी को। अब वो हॉर्स बी को दिया गया था उसके पर्पस के लिए, बी को जरूरत थी, ए ने प्रोवाइड कर दिया। लेकिन बी उस हॉर्स को कैरेज पर दे दिया है, उसने उसे लीज पर किसी और एक थर्ड पार्टी को दे दिया है। तो दिस वाज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये हमारे डील यानी अनुबंध में, डील या क्या कह लीजिए आप, कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं पॉइंट। यहां पर सिर्फ डील हुई थी, ए ने ये कहा था कि मैं तुमको तुम्हारे यूज के लिए वो हॉर्स दे रहा हूं, एंड बी ने भी कहा था मैं अपने यूज के लिए आपसे वो हॉर्स ले रहा हूं। बट यहां पर बी ने अगर वो हॉर्स दे दिया है सी को, किसी थर्ड पार्टी को, लीज पर अपने पर्सनल मुनाफे के लिए, तो दैट इज रॉन्ग। सो ए कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? टर्मिनेट। टर्मिनेट मींस रद्द कर सकता है। क्लियर? दूसरा आता है आपका कॉम्पनसेशन। मान लीजिए अगर बी आपके गुड्स को उसने यूज के लिए मांगा था, या ए के किसी पर्पस को, ए के पास में अगर स्टॉक मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था, उसने बी को वो गुड्स दिए थे, कोई भी विषय वस्तु हो, कोई भी एक्सवाइजेड नो पर्पस रहा हो, चाहे ए का चाहे बी का, कॉम्पनसेशन ए को ज्यादा मिल सकता है। वाई? क्योंकि यहां क्या लिखा है? बेलर। बेलर कौन है? ए। इट इज मेंशन्ड। कैसे कॉम्पनसेशन मिलेगा? मान लीजिए ए ने गुड्स दिए थे बी के पास में रखने के लिए कि भाई तुम इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी रखना और अपने पास में ये स्टॉक रखे रहो, मैं तुमसे कुछ एक समय के बाद ये वापस ले लेता हूं। लेकिन बी ने उसे अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करना शुरू कर दिया, अपने निजी उपयोग में वो गुड्स यूज कर दिए, जबकि वो गुड्स पैकेज फॉर्म में थे, उसकी डिलीवरी ए को किसी और जगह करनी थी, लेकिन बी ने इसे यूज कर लिया, स्टार्ट करना। सो इज दैट रॉन्ग? यस, व्हाई नॉट? सो यहां पर ए कॉम्पनसेशन मांग सकता है, मुआवजा मांग सकता है, या उस क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा मांग सकता है जो बी ने कर दी है ए के गुड्स के साथ में। सो ए कैन आस्क, ए मांग सकता है कॉम्पनसेशन फ्रॉम हुम? बी। बेलर कैन इजीली आस्क कॉम्पनसेशन फ्रॉम बेली। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन गुड्स आर मिक्स्ड। क्या होता है? ए भी मान लीजिए एक बिजनेसमैन है एंड बी भी एक बिजनेसमैन है। ए ने बी को गुड्स दिए थे, लेकिन बी ने क्या किया? अपने गुड्स के साथ में ए के गुड्स को मिक्स कर दिया। एंड नाउ अब वो पॉसिबल नहीं कि आप सेपरेट करें ए के गुड्स को अलग और बी के गुड्स को अलग। वाई? बिकॉज दोनों के गुड्स आपस में मिल चुके हैं, अब आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इन दिस केस व्हाट विल बी देयर? बी को इनडायरेक्टली ज्यादा प्रोडक्ट मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट, और ए का प्रोडक्ट मिक्सअप हो गया बी के प्रोडक्ट के साथ में। तो अब नुकसान इसमें सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? बेलर का, ए का। क्यों? क्योंकि ए ने वो गुड्स पूरे ट्रस्ट एंड म्यूचुअल बेनिफिट के साथ दिए थे बी को कि भाई आप इसका स्टॉक मैनेजमेंट कीजिए, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद में वापस लूंगा, लेकिन बी ने उसे मिक्स कर दिया अपने गुड्स के साथ में। अब वो सेपरेट भी नहीं हो सकता है, तो ए आराम से उससे कॉम्पनसेशन अगेन मांग सकता है। ये 3 केसेस होते हैं। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं इसकी ड्यूटीज, बेलर की भी और बेली की भी। ड्यूटीज
सेपरेटली हम देखते हैं। सबसे पहला बेलर की, जो हमारा ए है, और यहां हम देखेंगे बेली की, जो कि हमारा बी है। ठीक है, सबसे पहले बेलर की ड्यूटी हम देखते हैं। ठीक है, ही शुड और शी शुड पे द एक्सपेंसेस दैट बी हैज मेट। ठीक है, यानी कि हमारा पॉइंट बन गया रीपे एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस यानी कि जो खर्चे बी ने, ठीक है, मेट आउट किए थे ए के गुड्स के भंडारण के लिए, यानी स्टॉक मैनेजमेंट के लिए, या उसके पर्पस को मीट आउट करने के लिए, ठीक है, उसके लिए जो भी खर्चा बी ने वहन किया होगा, यानी आप ये कह लीजिए कि जो उसने खर्चे उठाए होंगे अपनी तरफ से उन गुड्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, जो एक्सपेंसेस या खर्चे किए होंगे, ए की ड्यूटी बनती है। ध्यान रखिएगा, हम क्या देख रहे हैं, ड्यूटी यानी कर्तव्य बेलर के, ए के। इन दैट केस ए हैज टू रीपे द एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस इन कैश मनी किसी भी फॉर्म में अगर बी ने मेट आउट किया है, तो ए की ड्यूटी बनती है कि उसके गुड्स और सेफ्टी के लिए वो बी को उसके एक्सपेंसेस पे करे। ठीक है, साथ ही साथ फॉल्ट अगर है किसी भी आपके प्रोडक्ट में, तो वो क्या होना चाहिए, डिस्क्लोज। मान लीजिए आपने सारा प्रोडक्ट एक बल्क क्वांटिटी में बी को दिया था उसके स्टॉक मैनेजमेंट के लिए, और उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स पहले से ही जब ए लेके पहुंचा बी के पास, कुछ उसमें फॉल्ट रहा हो, तो बी की ड्यूटी बनती है कि वो उन गुड्स के फॉल्ट को डिस्क्लोज करे। डिस्क्लोज मींस व्हाट, पहले से बी को अवगत करवाए कि भाई इन प्रोडक्ट्स में ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनकी क्षति हो चुकी है, जो डैमेज्ड हैं, या जिसमें हार्म हो चुका है, ताकि बाद में आप उससे क्लेम करके फ्रैजरी और फ्रॉड तरीके से कोई कॉम्पेंसेशन ना मांग सके। ये आपकी ड्यूटी बनती है। और इससे एक फायदा ए को भी होना है सच बताने से, क्या, बी उन हार्म या डैमेज्ड प्रोडक्ट्स पर विशेष ध्यान देगा। He will pay more attention to that particular goods which are already damaged. ठीक है, अच्छा, अब ड्यूटी बनती है बी की। हम देखते हैं यहां पर जो बेली है, जिसके पास में प्रोडक्ट पूरे ट्रस्ट के साथ में ए ने पुट ओवर किया हुआ है, या तो अपने पर्पस के लिए ए ने, या फिर बी के पर्पस के लिए। ठीक है, ही शुड और शी शुड प्रोवाइड, सबसे बेसिक ड्यूटी है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द गुड्स। ठीक है, पूरी सुरक्षा प्रदान करेगा वो बी के ए के गुड्स को। वाई, बिकॉज ए ने उसके लिए एक्सपेंसेस मीट आउट किए हैं जो कि वो बी को देगा, तो बी की भी ड्यूटी बनती है कि उसे यूसेज करे, अच्छे से उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को मेंटेन रखे। बट वन थिंग बेली शुडेंट डू, बेली को नहीं करना चाहिए, क्या, पर्सनल, डोंट मेक पर्सनल यूज। इन शॉर्ट फॉर्म, पर्सनल यूज के लिए बी को वो गुड्स नहीं करने चाहिए। वाई, बिकॉज वो गुड्स का जो ओनरशिप है वो किसके पास में है, ए, और ओनरशिप कभी भी चेंज नहीं होती है हमारे बेलमेंट में। ओके, सो दिस वाज द बेलमेंट टॉपिक, जहां पर हमने जाना कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट, इट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम ए टू बी टू मीट म्यूचुअल पर्पस। यानी ये एक डिलीवरी है जो कि ए बी को देता है, किसके लिए, दोनों का पर्पस हो सकता है, ए को भी जरूरत हो सकती है और बी को भी उस गुड्स की जरूरत हो सकती है, एंड रिटर्न बैक टाइमली। ओके, ये एक ऐसा अनुबंध और कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर हमने देखा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हमने देखा राइट्स, जिसमें टर्मिनेशन, रद्द करना, कॉम्पनसेशन, मुआवजा यानी क्षतिपूर्ति हासिल करना, और व्हेन गुड्स आर मिस्ड, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। फिर हमने देखी ड्यूटीज बेलर की और बेली की। बेलर की ड्यूटी बनती है एक्सपेंसेस को रीपे करना, और अगर कोई फॉल्ट पहले से गुड्स में है तो उसको डिस्क्लोज कर देना। बेली जो हमारा बी है, जिसने गुड्स को हासिल किया है, वो उन गुड्स को, अगर चाहे ए के पर्पस के लिए या अपने पर्पस के लिए ए ने वो गुड्स दिए हैं, इट डजंट मैटर, इट शुड प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पूरी सुरक्षा वो प्रदान करे उन गुड्स को, और साथ ही साथ उसे पर्सनल यूज में ना लेकर के। क्लियर? नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नोन एज प्लेज। काइंडली नोट इट डाउन। Yes, so let's continue with the next topic, that is known as pledge. Pledge में students, according to section 172 of Indian Contract Act 1872, when bailment of goods, यानी कि जो हमने अभी बेलमेंट का टॉपिक देखा,
when bailment of goods is submitted as security for किस लिए? पेमेंट ऑफ डेब्ट्स या एनी फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस टू बी। क्लियर? यहां पर प्लेज के टॉपिक में हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 172 धारा 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में यह कहा गया है कि बेलमेंट ऑफ गुड्स, जो बेलमेंट होता है जब ए गुड्स को देता है बी को, डिलीवर करता है। बेलमेंट में हमने क्या देखा था? ए के पर्पस होगा या फिर बी का पर्पस होगा, वहां पर्पस है, वहां कोई मकसद है। यहां पर क्या है? बेलमेंट ऑफ गुड्स इज सबमिटेड एज सिक्योरिटी, वहां प्रारूप ही पूरा बदल जा रहा है उन गुड्स का, जो पर्पस है वही पूरा चेंज हो जा रहा है। क्या चेंज हो रहा है? कि जो बेलमेंट पहले हो रहा था अब उसे एज सिक्योरिटी जमा किया गया है। किसके पास? बी के पास। टू बी इट इज रिटर्न ओवर हियर। और पर्पस क्या है? फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स या फिर फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस। पेमेंट ऑफ डेब्ट्स यानी कि अगर ए ने लोन के फॉर्म में या कह लीजिए क्रेडिट के रूप में, उधार के रूप में अगर कोई पैसे लिए हो बी से, या कैश के फॉर्म में लिया हो, या फिर आप कह सकते हैं दूसरा इसका पहलू यह भी है कि अगर ने कोई गुड्स ए ने लिए हो बी से और ए ने उन गुड्स को डैमेज कर दिया हो, या आप कह लीजिए कि उनका कोई ऐसा कॉम्पनसेशन ना मिट किया हो जो बी को देना चाहिए था। ठीक है, सिंपली इसे देखा जाए सिंपल में तो यह है कि साहब आप ए हैं, मैं बी हूं। आपने मुझसे अगर लोन के फॉर्म में कुछ कैश लिया हो और अब आप उस डेब्ट को, उस उधारी को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? वो गुड्स मुझे दे देंगे। अगर आप मुझे कैश फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते हैं तो ए क्या करेगा? उस वैल्यू के गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स किसको दे देगा? बी को। ठीक है, एज सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए डिपॉजिट कर दिया। या फिर आप कह लीजिए कि आपने मुझसे लोन लिया, ए ने बी से, मैं बी हूं आप ए हैं, आपने मुझसे लोन बोरो किया हुआ है, तो मुझे कुछ सिक्योरिटी चाहिए कि भाई मैंने आपको दिया है, आप रिपे कर पाएंगे कि नहीं। तो आपने अगर उसके लिए मुझे कोई गुड्स दिए हुए हैं एज अ सिक्योरिटी और आप टाइमली रिटर्न कर देते हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वो गुड्स मुझे एज सिक्योरिटी दें, या आप टाइमली ना भी करें। प्लेज बर्थ लेता है ऐसी जगह पर जहां पर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उन गुड्स को। ठीक है, एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट। ठीक है, हियर इज द वर्ड दैट इज डेब्ट, या फिर आप कह लीजिए फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस। किसको? बी को। ए ने प्रॉमिस किया बी को कि हाँ भाई मैं तुम्हें आपका लोन जो मैंने आपसे लिया है मैं आपको समय पर चुका दूंगा। व्हाट इज द प्रूफ? आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। वो सिक्योरिटी किस फॉर्म में होती है? गुड्स के फॉर्म में। क्लियर? और वो गुड्स आपको देने होते हैं या प्रोवाइड करने होते हैं बी को। या फिर आप कह लीजिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने बी से किसी भी चीज का अपने बिजनेस से रिलेटेड रॉ मटेरियल लिया हो, जो कि अब आप उसे कैश के फॉर्म में रिटर्न करना हो, या आप कह लीजिए रॉ मटेरियल रिटर्न करना हो, तो कुछ भी आप सिक्योरिटी, क्योंकि बिजनेस में हमारे स्मॉल स्केल हो, मिडिल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, आप देखिए अमाउंट हमेशा बल्क में रहते हैं। ठीक है, लैक्स एंड क्रोर्स, सो इट नीड्स सम सिक्योरिटी। और वो सुरक्षा, वो सिक्योरिटी आपको गुड्स के फॉर्म में देनी होती है, वो कहलाता है आपका प्लेज। यहां पर ए जो है वो थोड़ा सा डाउनिंग हो जाता है, बी है वो थोड़ा सा अपग्रेडिंग हो जाता है। ठीक है, अच्छा, यहां पर हम देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मूवेबल गुड्स आर इंक्लूडेड हियर। अगेन दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड, मूवेबल गुड्स आर इंक्लूडेड। मूवेबल गुड्स यानी जो माल, जो प्रोडक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सके। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका आता है आपका कि यहां पर ओनरशिप जो है चेंज हो सकती है, ओनरशिप कैन बी इजीली चेंज। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे बी को, यानी आप कह सकते हैं रीपे
एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल ए ने लोन लिया था क्रेडिट पर बी से, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी उसने गुड्स प्रोवाइड करवा दिए कि भाई चलो रख लो, मैं जब आपको रिपे करूं आप मेरे गुड्स मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। लेकिन अब जब बी आपके गुड्स को रख रहा है और आपने भी टाइमली अगर उसको उसका लोन रिपे कर दिया, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन बी अगर उन गुड्स का भंडारण किए है या कह लीजिए स्टॉक मैनेजमेंट किया हुआ है, तो बी के कुछ खर्चे हुए होंगे, कुछ एक्सपेंसेस मीट आउट किए होंगे उसने, किस लिए? फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द गुड्स। इन दैट केस आपको रिपे करने होते हैं वो एक्सपेंसेस, वो खर्चे आपको पुनः उसे प्रदान करने होते हैं। किसको? बी को। यानी कि ए देता है यहां पर किसको? बी को। क्लियर? अच्छा, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, नोटिस इज प्रोवाइडेड बिफोर सेलिंग। यहां पर बी नोटिस प्रोवाइड करवाएगा ए को। रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैं विद एरो यहां पर मेंशन किया हुआ हूं, सो काइंडली नोट इट डाउन द सेम। बी नोटिस प्रोवाइड करता है किसको? ए को। कब? बिफोर सेलिंग। इसका मतलब अगर ए ने वो क्रेडिट या वो लोन टाइमली रिपे नहीं किया है अगर बी को, तो बी को ये पूरा राइट है कि वो अब उन गुड्स को बेच करके अपना लोन यानी उन सिक्योरिटी को जो हमने डिपॉजिट किया था, अगर ए टाइमली रिपे नहीं करता है बी को, तो बी कैन इजिली सेल आउट दोज गुड्स। उसको पूरा मालिकाना हक है उसे बेचने का, और बेच करके वो अपना पैसा रिकवर कर सकता है, ठीक है। या आप कह लीजिए जो भी चीज उसे रिकवर करनी है वो उसे सेल आउट करके रिकवर कर सकता है, ठीक है। सो यहां नोटिस प्रोवाइड किया जाता है बी से। बी ने वो नोटिस प्रोवाइड किया किसको? ए को। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ए कैन अगेन रिटर्न बैक and take his goods once again back. But in some cases when it doesn't happen, जब ऐसा ना हो, तब क्या होगा कि notice provided by B to A. I hope you would have understood it better. Kindly note it down. Study the same from your book. Thank you.